नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग डेली 7 AM जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके पास में लेके आते हैं और पूरे जो है ये साल जो है वो हमारे पास में क्लास चलेगी। यानी कि हर एक दिन जो है वो नया सवेरा और नया टॉपिक हम जो है वो लेके आते हैं, उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो क्लास है वो आएगी दोस्तों सीआरएफ बोले तो क्रोनिक रीनल फेलियर, उसकी क्लास जो है वो हम यहाँ पे लेंगे और उसके बारे में जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सब के बारे में भी चर्चा होगी। देन उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास में जो रीनल फेलियर है वो दो तरीके का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को ऑलरेडी जो है वो हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से ही जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उस क्लास पे आपके ओपिनियन भी बहुत अच्छे हैं, सभी ने कहा है कि सर बहुत अच्छे तरीके से वो क्लास जो है वो समझ में आई है, सारे कंसेप्ट जो है वो हमारे पास में क्लियर हो गए हैं और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे के सारे जहां जहां से आपने बताए वहां से वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये जानकर मुझे बड़ी ही जो है वो खुशी होती है कि एटलीस्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है। जो हम टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ जो हो बेनिफिट आपको मिलता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम ले लेते हैं सीआरएफ टॉपिक को, यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर। क्वेश्चन अगर आंसर की बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेज के अंदर, देन इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर, यहाँ से जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। वन बाय वन करके जो है इसको लेंगे, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेप, जैसे इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, इसकी एटियोलॉजी क्या क्या है उससे रिलेटेड, देन उसकी स्टेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेज में कितना जो है वो जीएफआर होता है, उन सब तरीके से जो है वो हमारे पास में आता है। जिस तरीके से एक्यूट रीनल फेलियर में हमारे पास में फेजेस थी, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में स्टेज है। जैसे एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार की एटियोलॉजी थी, प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो अलग अलग प्रकार की एटियोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर चीजों को जो है हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर समझने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको रीनल सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि रीनल सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं और आपको पता ही भी है कि क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो किसको कहा जाता है। सीधी सी अगर हम बात करें क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर, इसको जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर बोल दो, या इसको क्रोनिक किडनी फेलियर बोल दो, या इसको क्रोनिक रीनल डिजीज बोल दो, या इसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोल दो, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एक ही चीज आती है, ठीक है। जो आपको 4 नाम मैंने बताए, क्रोनिक रीनल फेलियर बोल दो, या फिर जो है वो हमारे पास में क्रोनिक किडनी फेलियर बोल दो, या क्रोनिक रीनल डिजीज बोल दो, या क्रोनिक किडनी डिजीज बोल दो। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में एक ही है। अब देखो, क्रोनिक का मतलब क्या हो गया, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करें क्रोनिक की तो क्रोनिक का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तक कोई चीज है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोनिक। अब रीनल और किडनी ये दोनों आपको पता ही है कि एक ही नाम है, तो या तो हम रीनल बोल दें या फिर जो है वो हम किडनी बोल दें, ठीक है। दोनों जो है वो हमारे पास में एक ही है, किडनी बोलो रीनल बोलो आपको पता ही है, ठीक है। अब फेलियर या डिजीज, ठीक है, फेलियर का मतलब होता है इनएबिलिटी टू वर्क, ठीक है, या डिजीज का मतलब होता है कोई ना कोई जो है वो पैथोलॉजी हुई है जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो क्रोनिक रीनल डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज का जो है वो बेसिकली मीनिंग ये हो जाता है कि जो किडनी काम कर रही थी वो लंबे समय से जो है वो अब काम नहीं कर रही है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक रीनल डिजीज। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब आपको बताइए बेसिकली जो है वो किडनी का काम क्या है दोस्तों, किडनी का काम है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, इवन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। अब किडनी चूंकि फेल हो चुकी है, अब किडनी फेल हो चुकी है तो जो उसका काम था यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का, वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे। अब वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे तो वो न सिर्फ जो है वो हमारे पास में एक किडनी पे इंपैक्ट डालेंगे बल्कि वो पूरी बॉडी पे, अगर
क्रोनिक रीनल फेलियर होता है या क्रोनिक रीनल डिजीज होती है तो उसमें सिर्फ किडनी ही इफेक्टेड नहीं होती है, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास में ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, चाहे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, ठीक है ना, अमोनिया हो, ये सब चीजें बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीजें बढ़ जाएगी तो ये ब्लड के अंदर है। अब ब्लड जहां जहां जाएगा, अब ब्लड तो सभी जगह जाता है, तो हर एक सिस्टम जो है वो इससे इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, देन उसके बाद में नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम इफेक्ट होता है। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि क्रोनिक रीनल डिजीज से जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो यूं कह सकते हो कि ये तो एक तरीके से सभी का जो है वो फादर है, ठीक है, या सभी पे जो है वो राज करने वाली डिजीज है। यहां पे प्रॉब्लम आएगी तो सभी जगह जो है वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम किडनी रीनल फेलियर या किडनी रीनल डिजीज में जो है वो आगे क्या क्या चीजें होती है। आपको बेसिकली पता चल गया कि किडनी जो है वो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे, वो सारे के सारे बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो सारे सिस्टम को जो है वो इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने बेसिकली जो है वो आपको आउटपुट दिया। अब वन बाय वन करके इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो स्टेज देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि बेसिकली इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जितने भी हमारे पास में ये किडनी है, अब किडनी के अंदर जो हमारे पास में बेसिक यूनिट होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक उसी तरीके से किडनी के अंदर जो है वो हमारे पास में जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास में क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को जो बाहर निकालता है, जिस रेट से निकालता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो ग्लोमेरुलस है, और ये बाकी चीजें जो है हमारे पास में नेफ्रॉन्स है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस किस स्पीड से, किस रेट से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है, इसको हम कहते हैं दोस्तों GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 125 ml पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर जो है वो 125 ml फ्लूइड जो है वो पास आउट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। यानी कि नॉर्मल GFR की बात करें तो वो कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। यानी कि ऑल ओवर अगर हम पूरे दिन के अंदर देखें तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास में लगभग 180 लीटर जो है वो फिल्टर हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर 180 लीटर के समथिंग जो है वो फिल्टर हो जाएगा, तो उसको किस तरीके से जो है वो मेंटेन करेंगे एक दिन के अंदर? तो दोस्तों उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 99% तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% जो है बचता है। यानी कि 1.8 लीटर जो है वो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है वो बचता है, ठीक है। तो ये बेसिकली GFR जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी भी हमारे पास में स्टेज है वो इस GFR पे भी जो है वो मेंटेन करेंगे। अब वन बाय वन करके इसके जो है वो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन को लेते हैं, देन स्टेज को, देन क्लिनिक, देन ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, और फिर फाइनली इसके मैनेजमेंट पे हम जो है वो जाते हैं। तो सबसे पहले हम दो ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। अब यहां तक चीज अगर समझ में आ गई है तो बाकी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। क्रोनिक रीनल फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज इज ए ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर। यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वो एक ग्रेजुअल मतलब लगातार, प्रोग्रेसिव मतलब आगे से आगे बढ़ रही है, और इरिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस से उसी अवस्था में आ जाना, ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ था, ठीक है, मैंने इसको मुट्ठी बंद की, देन उसके बाद मैं वापस से इसको खोलना चाहूं, ये हो गया रिवर्सिबल। लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने मुट्ठी बंद की और ये बंद की बंद ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे डैमेज हो गया तो वापस से वो रिकवर नहीं हो पाएगा, इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है किडनी का, ठीक है, जो कि महीने से लेके साल तक जो है वो चलता है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर। It leads to accumulation of waste product, fluid and electrolyte in the body। अब इसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, इसकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट प्रोडक्ट थे हमारे पास में, बेसिकली तो जो है वो क्या आता है दोस्तों? क्रिएटिनिन आता है, बाकी यूरिया, बाकी
यूरिक एसिड, जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किडनी जो है उनको बाहर नहीं निकाल पा रही। फ्लूइड में बेसिकली आ जाता है हमारे पास में वाटर, यानी कि वाटर भी जो है वो हमारे पास में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, बेसिकली तो जो है वो इन्हीं का इंपैक्ट आता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉस्फेट भी जो है हमारे पास में काफी रोल जो है वो प्ले करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जब जीएफआर कम हो जाएगी, किडनी सही तरीके से जो है वो काम नहीं करेगी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का, फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में स्टेजेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज बेस्ड ऑन जीएफआर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास में जो है 5 स्टेज आती है। इसमें पूछते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर जो है वो कितना हमारे पास में जीएफआर होता है। जीएफआर बोले तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के आधार पे जो है वो हम इसको 5 स्टेज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। अब 5 स्टेज कौन कौन सी लेते हैं उसको हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। हालांकि 5 स्टेज ही होती है, कुछ बुक्स जो है या लेटेस्ट जो हम कहें, जैसे मैं आज लेके आऊं, उसमें 6 स्टेज दी गई है, लेकिन उसमें थर्ड वाली स्टेज को ए और बी में बांटा गया है। अगर आप उन दोनों को एक जगह भी लिख दोगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि 5 स्टेज के अंदर जो है वो जीएफआर को डिवाइड किया गया। अब इसको 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों स्टेज फर्स्ट, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि जीएफआर रेट जो है वो 90 के समथिंग आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जीएफआर जो है वो कितनी आ जाएगी, 90 टू 125 ml पर मिनट आ जाती है। जीएफआर जो है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 90 टू 125 ml पर मिनट जो है वो होती है। यानी कि नॉर्मल जीएफआर कितनी होगी, अगर मैं नॉर्मल जीएफआर की बात करूं तो नॉर्मल जीएफआर होगी हमारे पास में 125 ml पर मिनट। अब उसके बाद में जीएफआर जो है वो धीरे धीरे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, 120 आई, देन 115, 110, 105 आती आती 90 तक पहुंच गई। यानी कि 90 से लेके 90 से लेके 125 ml पर मिनट तक जीएफआर होती है, उसको हम कहते हैं स्टेज फर्स्ट के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल किडनी फंक्शन, किडनी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फंक्शन करती है, बट उसके अंदर अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा डैमेज चालू हो जाता है। यानी कि नॉर्मल जो है वो यूरिन आउटपुट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जो है वो डैमेज चालू हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में स्टेज फर्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर जीएफआर कितना होता है, स्टेज सेकंड के अंदर जीएफआर 60 टू 89 ml पर मिनट जो है वो जीएफआर होता है, ठीक है। जीएफआर की रेट जो है हमारे पास में कितनी हो जाती है दोस्तों, जीएफआर की रेट हो जाती है हमारे पास में 60 टू 89 ml पर मिनट। इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड डिक्रीज इन किडनी फंक्शन, किडनी के जो फंक्शन है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद में आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड आती है हमारे पास में बेसिकली 30 से लेके 59 तक, हर में 30-30 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो 90 से 120, ठीक है, उसके बाद 60 से 90, यहाँ पे भी 30 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 35 का है, आप 30 ही मान सकते हो। स्टेज थर्ड दोनों को एक जगह भी ले सकते हो। स्टेज थर्ड 30 से लेके 59 ml पर मिनट तक जो चीज होती है उसको हम कहते हैं स्टेज थर्ड। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी दे दी गई है, स्टेज थर्ड ए एंड स्टेज थर्ड बी। अब स्टेज थर्ड ए को जो है वो हमारे पास में 45 से लेके 59 ml पर मिनट को रखा जाता है। इसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज होती है, यानी कि जो हमारे पास में अभी माइल्ड डिक्रीज था फंक्शन, अब वो धीरे धीरे मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और देन मॉडरेट टू फिर सीवियर में भी कन्वर्ट हो जाता है। 30 टू 45 ml पर मिनट जो है वो स्टेज थर्ड बी में आ जाता है, जिसमें हमारे पास में फंक्शन मॉडरेट टू जो है वो सीवियर हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में स्टेज थर्ड। उसके बाद आता है हमारे पास में स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में हमारे पास में जो है वो अब डिफरेंस 15 का ही रह जाएगा। यहां पे हो जाता है 15 से लेके 29 ml पर मिनट रह जाता है। जीएफआर कितनी रहेगी दोस्तों,
15 से लेके 29 ml पर मिनट हो जाता है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में सीवियर डिक्रीज फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो फंक्शन है वो सीवियर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारे पास में स्टेज 5। स्टेज 5 के अंदर जीएफआर जो है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, लेस देन 15 ml पर मिनट। ठीक है, यहां पे जीएफआर रेट जो है वो हमारे पास में 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ESRD, दैट इज कॉल्ड एंड स्टेज रीनल डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज में जीएफआर कितनी होती है, स्टेज 2 के अंदर जीएफआर कितनी होती है, स्टेज 4 के अंदर जो है वो जीएफआर कितनी होती है। तो इस तरीके से आपको ये जीएफआर जो है वो याद रखनी है। स्टेज के अंदर याद रखने का सीधा सीधा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप बेसिकली जो है वो शुरुआती में 3 में जो है वो 30 का डिफरेंस रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम अलग से पे लेके करें तो पहले आगे हमारे पास में स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर हमारे पास में जीएफआर कितनी आ जाएगी, 90 से लेके 125 ml। ठीक है, जीएफआर जो है वो कितनी जाएगी, 90 to 125 ml पर मिनट। इसके अंदर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेंगे, फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड कितना है दोस्तों, स्टेज सेकंड हमारे पास में 60 से लेके 89 ml पर मिनट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, माइल्ड फंक्शन जो है वो हमारे पास में, ठीक है, माइल्ड फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, माइल्ड फंक्शन जो है वो डिक्रीज होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड जो है वो बेसिकली आती है हमारे पास में 30 से लेके 59। ठीक है, ये स्टेज थर्ड है। अब इसको ए और बी में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल स्टेज थर्ड आ गई। अगर हम इसको ए और बी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो स्टेज थर्ड आ जाएगी हमारे पास में थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 45 से लेके 59 ml पर मिनट। ठीक है, इसमें हमारे पास में जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में स्टेज थर्ड का ही जो है वो बी पार्ट, उसमें आ जाता है हमारे पास में 30 से लेके 45 ml पर मिनट। ठीक है, इसमें मॉडरेट टू सीवियर फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास में स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में आ जाता है हमारे पास में 15 से लेके 29, यहां पे 15 का ही डिफरेंस आ जाएगा ml पर मिनट। यहां पे जो है वो हमारे पास में सीवियर फंक्शन डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, सीवियर फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएंगे। और लास्ट आ जाती है हमारे पास में स्टेज 5, जिसके अंदर हमारे पास में जीएफआर जो है वो लेस देन 15 ml पर मिनट से जो है वो कम हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हो ये जीएफआर जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेज कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कोजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो स्टेज पे ही पूछा था, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है वो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो बैठाने का काम किया है। देन उसके बाद कोजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर के जो है वो क्या क्या कोजेज हैं उसको 1 by 1 करके ले लेते हैं। सबसे पहला कोजेज आता है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस आपको पता ही है, हमारे पास में जो है वो शुगर लेवल अनकंट्रोल तरीके से जो है बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और उसके बाद में डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम कॉम्प्लिकेशन की देखें तो डायबिटीज मेलाइटस के जो है बेसिकली 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी और एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। सुना होगा, डायबिटिक की ऑलरेडी जो है हम क्लास लेंगे, हमारे पास में बुलेट सीरीज के अंदर बहुत जल्दी लेंगे, उसके अंदर और डिटेल से जो है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन आता है दैट इज कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब हो गया, नेफ्रो का मतलब हो गया नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, और पैथी का मतलब हो गया डिजीज। ठीक है, जब हमारे पास में अनकंट्रोल तरीके से जो है वो शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और वो नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे पास में डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी। और अगर नर्व डैमेज हो जाती है, अगर हम इसको लेंगे, नर्व अगर डैमेज होगी, इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में डायबिटिक के। तो डायबिटीज मेलाइटस होगा जिसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा, और ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज है हमारे पास में
क्रोनिक रीनल फेलियर का, CRF का, क्रोनिक रीनल फेलियर का सबसे मोस्ट कॉमन है। अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज अगर अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रही है तो उसको 100% जो है वो CRF होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो होगा। सेकेंड आ जाता है दोस्तों हमारे पास में हाइपरटेंशन। लगातार लंबे समय तक जो है वो अगर हमारे पास में बीपी इंक्रीज रहेगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपरटेंशन, वो भी हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो कोज करेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑलरेडी जो है मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस TNC बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो फिनिश करवा रखा है, आप जाके देख सकते हो। देखने का सबसे अच्छा तरीका है आप सीधा सीधा जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, देन उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे बुलेट सीरीज, तो बुलेट सीरीज में हमारे पास में अब तक जितने भी क्लासे की है अप्रोक्सीमेटली हमने जो है 165 क्लासेज जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर का ली है। तो वहां पे आपको जो है वो जो भी डिजीज आपको चाहिए वहां पे आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। नेक्स्ट आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होता है दोस्तों? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो किडनी है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास में जो है वो किडनी है, ये हमारे पास में जो है वो किडनी है। अब इस किडनी के ऊपर अगर हमारे पास में छोटे छोटे शेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, शेक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और ये नॉन कैंसरस होते हैं, नॉन कैंसरस कैंसरस शेक, नॉन कैंसरस शेक स्ट्रक्चर बन जाती है, छोटे छोटे पाउ लाइक वेसिकल्स टाइप से जो है वो चीज बन जाती है। यानी कि कैसे समझाऊं, जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न नहीं होता, स्किन के ऊपर छोटे छोटे फफोले नहीं हो जाते, ठीक वैसे जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स जो है वो इस किडनी के ऊपर बन जाते हैं। ये नॉन कैंसरस होते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो भी क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो कोज करती है। नेक्स्ट आ जाता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी हमने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है हमारे पास में, दैट इज का अपर एंड लोअर, ठीक है। तो जो हमारे पास में अपर साइड का आता है डीप वाला होता है, तो बार बार अगर यूटीआई हो रहा है, बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर वो हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो कोज करता है। उसके अंदर भी मैंने जब यूटीआई पढ़ा था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ाया था, तो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर को हमने अलग लिया था, और उसके बाद यूरेटर और किडनी को जो है वो हमने अलग लिया था, ठीक है। तो जो यूरेटर और किडनी के अंदर बार बार इंफेक्शन हो रहा है, उसके कॉम्प्लिकेशन में भी मैंने बताया था कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर को कोज कर सकते हो। वही चीज यहां पे आ गई है कि अगर बार बार यूटीआई होता है तो फिर क्रोनिक रीनल फेलियर होने की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे अगर किडनी स्टोन हो जाए या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाए, जिसको हम कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो कि मेल के अंदर देखने को मिलता है। तो या तो किडनी स्टोन हो जाए या प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाए, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाए, किडनी हो जाए, तो उसके वजह से क्या होगा, सारा यूरिन जो है वो हमारे पास में किडनी के अंदर ही जमा हो जाएगा, और किडनी के अंदर जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज लाइक जस्ट लाइक ल्यूपस, यानी कि आपने सुना होगा सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, SLE डिजीज होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में जो है वो क्या होता है, किडनी फेलियर होता है। ये बेसिकली जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो डिसऑर्डर है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे NSAID। दोस्तों ड्रग्स जो भी आती है उसमें दो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कौन कौन से? एक होती है नेफ्रोटॉक्सिक, एक होती है हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब हो गया कि ये डिजीज सीधा सीधा जो है वो किडनी के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। कहां इंपैक्ट डालेगी? किडनी के ऊपर। कुछ जो है वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। बेसिकली जितनी भी हमारे पास मेडिसिन है ना, वो दो ही प्रकार के जो है वो टॉक्सिक होती है, एक हिपेटोटॉक्सिक, ठीक है। तो हिपेटोटॉक्सिक क्या करती है दोस्तों? हिपेटोटॉक्सिक जो है वो हमारे पास में लीवर पे इंपैक्ट डालती है। कहां पे? लीवर पे जो है वो इंपैक्ट डालती है, ठीक है। और जो हमारे पास में नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है वो बेसिकली जो है वो किडनी के ऊपर डालती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों NSAID, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तभी कहा जाता है कि ज्यादा जो है वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो ज्यादा मत लो, अदरवाइज किडनी जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये NSAID ड्रग्स जो है वो हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो
प्रोड्यूस करती है या क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो कोज करती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि ये डायरेक्टली डिजीज को कोज नहीं करते, लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर चांसेज बढ़ जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिस्क फैक्टर और ईटियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ईटियोलॉजी तो होती है बेसिकली एग्जैक्ट रीजन, कि जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस की एटियोलॉजी होती है हमारे पास में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जिस बैक्टीरिया की वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होता है, टीबी होती है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो कंजेस्टेड एरिया है या जो स्लम्स में रहते हैं, उन पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? अब झुग्गी झोपड़ी की वजह से ट्यूबरकुलोसिस का क्या लिंक है? उनका ये लिंक है दोस्तों कि उनके बीच में वो कंजेस्टेड रहते हैं, उसकी वजह से वो डिजीज को बढ़ावा देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यानी कि ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डायरेक्ट किडनी रीनल फेलियर को कोज नहीं करते, लेकिन ये उस चीज को बढ़ावा देते हैं, या ये चीजें होगी तो किडनी रीनल फेलियर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज। अगर फैमिली में किसी को किडनी डिजीज है, जैसे मान लीजिए पिताजी की किडनी फेल हो गई है या दादाजी की किडनी फेल हो गई है, तो फिर उसमें बाकी जो मेंबर हैं उनमें संभावना बढ़ जाती है हमारे पास में किडनी फेल होने की। नेक्स्ट स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तो स्मोकिंग तो जो है वो लंग कैंसर कोज करता है, ये आपको पता ही है। लेकिन जो पर्सन स्मोकिंग ज्यादा करता है उसमें भी क्रोनिक रीनल फेलियर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ऑफ कोर्स ओबेसिटी तो सभी जड़ों की जो है वो माता है, ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो ओबेसिटी की वजह से जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एज 16। एज 16 का मतलब जैसे जैसे हमारे पास में 60 से ऊपर एज बढ़ जाती है, वैसे वैसे क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल डिजीज होने की संभावना जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की वजह से भी जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। क्यों? मान लीजिए हाइपोटेंशन है, ठीक है, हाइपोटेंशन है, उसकी वजह से प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली जो है वो किसको लीड कर देंगे, क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो लीड कर सकती है। या मान लो हाइपरटेंशन है, ठीक है, किडनी जो है हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन भी जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो इंड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अफ्रीकन और साउथ एशियन इंटेंसिटी, यानी कि अफ्रीकन और साउथ एशियन में जो है वो ज्यादा होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। और दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स में कहूं कि क्रोनिक रीनल फेलियर से ज्यादा साइन सिम्टम्स आज तक इस दुनिया में नहीं बने। यस, फैक्ट बात है। आप कोई भी डिजीज ले लो, उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? मुश्किल से 5 साइन सिम्टम्स हो गए, 6 साइन सिम्टम्स हो गए, या 10 साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर है उसके मैं बताऊं 100 से भी ज्यादा जो है वो साइन सिम्टम्स है। अब आप कहोगे कि सर 100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोनिक रीनल फेलियर होने की वजह से सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में ब्लड में रहते हैं, जितने भी हमारे पास में कंटामिनेटेड चीजें वो सारी ब्लड में रहती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक रीनल फेलियर या हम कहें रीनल सिस्टम को ही नहीं, सारे सिस्टम को जो है वो इंपैक्ट डालते हैं। चाहे वो जीआईटी हो, चाहे यूरिनरी हो, चाहे कार्डियोवेस्कुलर हो, चाहे स्किन हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, नर्वस सिस्टम हो, सब पे जो है इंपैक्ट डालते हैं। और सबके अगर 10-10 भी मान के चलो तो हमारी पूरी बॉडी में तो जो है वो 14 जो है वो सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो 10 सिस्टम को भी मान लो तो 100 से ज्यादा ऊपर साइन सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारा वेस्ट प्रोडक्ट, सारी एक्यूमुलेशन आ चुका है, तो फिर बाकी चीजें होगी। तो 1 बाय 1 करके फटाफट रीड कर लेते हैं। वैसे तो बेसिकली आपको जो हो पता ही है कि क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो सारे सिस्टम जो हो वो डैमेज होंगे। जनरल सिस्टम की अगर हम बात करें, जनरल सिस्टम को हम ले लेंगे तो उसके अंदर फटिक होगा, वीकनेस होगा और लिथार्जी होगा, ठीक है। देन अगर यूरिनरी सिस्टम को लेंगे तो उसमें ओलिग्यूरिया होगा। ओलिग्यूरिया इन द सेंस लो यूरिन आउटपुट होगा। लो यूरिन आउटपुट क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जीएफआर जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज है। देन उसके बाद प्रोटीन यूरिया हो सकता है। प्रोटीन यूरिया आपको पता ही है, यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रोटीन होना, ठीक है। यूरिन जो है वो, यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास में क्या होती है, प्रोटीन सब्सटेंसेस आ जाते हैं।
प्रोटीन आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट आ गया हेमेचूरिया। हेमेचूरिया आपको पता ही है, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेमेचूरिया। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारे पास में क्या इंपैक्ट डालता है, तो दोस्तों हाइपरटेंशन होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास में फ्लूइड था, ठीक है, आपको पता ही है कि किडनी जो है वो फ्लूइड को मेंटेन करती है। अब फ्लूइड को बाहर नहीं जाने दे रहा है, या फ्लूइड बॉडी से जो है वो बाहर नहीं जा रहा, फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होगा तो ऑफकोर्स अगर फ्लूइड बॉडी के अंदर है तो एडिमा होगा, और एडिमा हाइपरटेंशन है तो हार्ट फेलियर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि जीआई ट्रैक्ट पे जो है वो क्या इंपैक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर हमारे पास में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, मेटेलिक टेस्ट, ये सारी चीजें आएगी। अगर वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा ब्लड फिल्टर नहीं है ना, तो उसको भूख भी नहीं लगती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है, यानी कि बिल्कुल खारापन सा जो है वो टेस्ट आएगा। नेक्स्ट आ गया न्यूरोलॉजिकली। न्यूरोलॉजिकली होगा, बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, और स्पेशली जो है वो अमोनिया बढ़ रही है, ठीक है। अमोनिया बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, स्लिप डिस्टरबेंस होगा, और पेरिफेरल जो है वो न्यूरोपैथी होगा, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब बाहर जो है वो हमें किसी भी चीज का जो है वो टच का फीलिंग नहीं आएगी। स्किन सिस्टम की अगर हम बात करें, या हम कहें इंटेगुमेंट्री सिस्टम पे, तो दोस्तों ड्राई स्किन होगी, प्रूटाइटिस होगा। प्रूटाइटिस होता है मतलब इचिंग, पूरी बॉडी में जो है वो इचिंग होगी। और वो पूरी बॉडी में इचिंग क्यों होती है दोस्तों, वो हमारे पास में यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है वो यूरिक होगा। और नेक्स्ट आता है यूरिमिक फ्रोस्ट, ठीक है। यूरिमिक फ्रोस्ट का मतलब होता है यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से जब सीबम के द्वारा बाहर निकलता है तो यूरिमिक फ्रोस्ट जो है वो बनाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल में क्या होगा दोस्तों, बोन पेन होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प आएंगे, रीनल ओस्टियोट्रोफी होगा, यानी कि कैल्शियम लॉस की वजह से जो है हमारे पास में रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का जो है वो लॉस होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट होता है उसमें हम कंटिन्यू जो है वो कैल्शियम देते हैं, और साथ के साथ जो है उसमें एनीमिया भी होता है। एनीमिया क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पास में इरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, सिक्रेशंस करने वाला है, वो भी हमारे पास में किडनी के द्वारा ही सीक्रेट होता है। तो जो क्रोनिक रीनल फेलियर होते हैं उनमें एनीमिया को भी ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए ईपीओ इंजेक्शन लगाते हैं। अभी 1 बाय 1 करके आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेमेटोलॉजिकल। हेमेटोलॉजिकल जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि एनीमिया होगा, क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास में एक हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि कहां से सीक्रेट होता है दोस्तों, किडनी से सीक्रेट होता है। ये किडनी से सीक्रेट होकर कहां पे डालता है दोस्तों, बोन मेरो पे इंपैक्ट डालता है, ठीक है। बोन मेरो पे जो है वो इंपैक्ट डालता है, और बोन मेरो पे इंपैक्ट डाल के क्या करवाता है दोस्तों, कि जो हमारे पास में ब्लड सेल्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स स्पेशली कौन सी दोस्तों, आरबीसी, इसका जो है वो प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तभी क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में हम जो है वो इरिथ्रोपोइटिन कंटिन्यूस देते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में साइंस सिम्टम्स। हर सिस्टम में इंपैक्ट होगा, हर सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम आएगी अगर क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि कैसे जो हो हम पता लगाएंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग करते हैं। यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देन सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं, रीनल बायोप्सी करते हैं। तो अलग अलग टेस्ट करेंगे और अलग अलग टेस्ट के द्वारा जो है वो हम पता लगाएंगे। बेसिकली मैक्सिमम पता तो हमें जो है वो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के द्वारा ही जो है वो पता चल जाता है। तो देखो अब अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई भी पर्सन जो है जो कि क्रोनिक रीनल फेलियर से जो है वो सफर कर रहा है, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो अब आपको पता ही है, ब्लड टेस्ट करवाओगे तो जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे के सारे जो है वो एक्यूमुलेशन मिलेंगे, ठीक है। एनीमिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी, फॉस्फेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, पोटेशियम ज्यादा मिलेगा, ये सारी चीजें आपको जो है वो पता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल, यानी कि इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन। अगर हम नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल की बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो क्रेटिनिन लेवल जो है वो हमारे पास में 1.2
मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो दोस्तों नॉर्मल अगर हम बात करें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, तो वो होती है हमारे पास में 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इससे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में डिक्रीज जीएफआर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल कितनी होती है दोस्तों? नॉर्मल होती है हमारे पास में 125 ml पर मिनट, और जितनी जो है वो हमारे पास में कम हो जाएगा उसी हिसाब से उसकी जो है वो स्टेज निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्रीज हीमोग्लोबिन, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। अब डिक्रीज हीमोग्लोबिन आपको बताइए, अगर मैं मेल की अगर बात करूं तो 12 ग्राम पर डेसीलीटर, और अगर हम फीमेल की बात करूं तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो, उससे अगर हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंक्रीज पोटेशियम। ठीक है, हाइपर कैलेमिया, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बढ़ जाता है, तो दोस्तों हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा? वो हो जाएगा 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। कैल्शियम जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, कैलेमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। क्यों? और वो कब होता है? नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होता है 8.5 से लेके हमारे पास में 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास में कैल्शियम लेवल कितना दोस्तों? लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और फोस्फेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फोस्फेट लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फोस्फेट लेवल जो है वो कितना होता है दोस्तों? हमारे पास में नॉर्मल फोस्फेट लेवल 2.5 से लेके 4.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो उसमें हमारे पास में फोस्फेट लेवल जो है वो 4.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाएगा। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। ये आपको एबनॉर्मेलिटी जो है वो देखने को मिलेगी अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो। अब अगर यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स, ठीक है, यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? प्रोटीन यूरिया। बेसिकली आपको पता ही है कि यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटीन सब्सटेंसेस, प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके अंदर जो है वो यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रोटीन यूरिया। तो अगर कोई क्लाइंट क्रोनिक रीनल फेलियर से सफर कर रहा है, और आपने देखा भी होगा कि जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें हमारे पास में जो है वो दोस्तों प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। एल्बुमिन और क्रिएटिनिन रेशियो का जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट आएगा। नेक्स्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी हमें जो है वो डिक्रीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यूरिन टेस्ट में हमें पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड इमेजिन। अगर इमेजिन हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो दोस्तों उसमें रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है, रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अगर हमें उसमें जो है वो किडनी स्मॉल दिखेगी या श्रंकन किडनी जो है वो दिखाई देगी। अगर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है तो अगर हम रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो किडनी जो है वो अपनी साइज से छोटी दिखाई देगी या किडनी जो है वो श्रंकन दिखाई देगी। ठीक है, देन उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे तो उसमें हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि जो नॉर्मल बीन शेप्ड की जो है वो किडनी होती है या जो भी हमारे पास में साइज शेप होता है, आपको पता ही है कि जो हमारे पास में 11 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर जो है उसकी शेप होती है, तो उसमें जो है वो एबनॉर्मलिटी मिलेगी इमेजिंग करवाएंगे तो। लास्ट आ जाता है हमारे पास में रीनल बायोप्सी, ठीक है, या किडनी बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? बायोप्सी का आपको पता ही है कि स्मॉल टिश्यू पार्ट लेके, ठीक है, स्मॉल
टिश्यू पार्ट लेके उसकी जो है वो स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोप्सी कहते हैं। तो उसमें हम निडल डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास में क्रोनिक रीनल फेलियर का जो है वो क्या कोजेज था, टू डिटरमाइन द अंडरलाइन कोजेज। ठीक है, सिलेक्टेड केसेज में हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हर जो है वो उसके अंदर जो है वो हम बायोप्सी करते हैं। सिलेक्टेड केसेज हमें लगता है कि इन केस में जो है वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए, तो उसमें एक छोटी सी निडल डाल के जो है वहां पे टिश्यू लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास में किडनी फेलियर का जो है वो क्या रीजन है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन होगा जो बचेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो कॉम्प्लिकेशन भी सभी जगह से आएंगे। तो वन बाय वन करके जो हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास हमारे पास में जो है वो बढ़ती जा रही है, टाइम जो है वो बहुत लंबा है क्योंकि अभी इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये भी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में सबसे पहले जो है वो एनीमिया आ जाएगा। एनीमिया क्या आएगा दोस्तों? एनीमिया इसलिए आएगा क्योंकि जो इरिथ्रोपोइटिन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इरिथ्रोपोइटिन, वो कहां से सीक्रेट होता है? वो हमारे पास में किडनी से सीक्रेट होता है। अब किडनी से जो है वो इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है वो बोन मेरो जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, या बोन मेरो जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और फाइनली क्या होता है दोस्तों? एनीमिया हो जाएगा। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। आपको बताइए कि किडनी रीनल फेलियर हो जाएगा तो हाइपर कैलेमिया होगा, यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपर कैल्सीमिया होगा और कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद में बोन डिजीज होगी। बोन डिजीज क्यों होगी दोस्तों? रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी होगा। ठीक है, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी क्यों होगा? वो होगा हमारे पास में डिक्रीज कैल्शियम की वजह से। ठीक है, डिक्रीज कैल्शियम की वजह से जो है वो ओस्टियोडिस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट हमारे पास में फ्लूइड ओवरलोड होगा। फ्लूइड ओवरलोड होगा जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। फ्लूइड ओवरलोड क्यों होगा? क्योंकि जो वाटर है वो कहां से? किडनी के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। अब किडनी चूंकि जो है वो फेल हो चुकी है, जीएफआर जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और जीएफआर जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है, किडनी जो हमारे पास में फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड होगा और पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास में यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होगा? जिस चीज के पीछे मिया आ जाए रिलेटेड टू ब्लड। अब यूरिया अगर हमारे पास में ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, इंक्रीज यूरिया या यूरिक एसिड इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा, इसको हम कहते हैं यूरेमिया। और यूरेमिया होगा उसकी वजह से पेरिकार्डिटाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, और एनसेफेलोपैथी होगा। एनसेफेलोपैथी मतलब जो भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है, खासतौर से अमोनिया, यूरिया अगर बढ़ जाती है तो जो ब्रेन टिश्यू है, ठीक है, उसको जो है वो डैमेज करती है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, जब यूरिया या अमोनिया जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है तो फिर एनसेफेलोपैथी होता है। ठीक है ना, ब्रेन टिश्यू डैमेज, ब्रेन टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन। ऑफ कोर्स जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है, अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे के सारे जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इंफेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। ठीक है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन होगा क्योंकि फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो सकती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर का किस तरीके से करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट जो है बेसिकली हमारे पास में टोटल जो है वो सिम्टोमेटिक चलता है। क्या चलता है दोस्तों? सिम्टोमेटिक जो है वो चलेगा। सिम्टोमेटिक इन द सेंस कि जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीट टू अंडरलाइन कोजेज, जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज को ठीक करेंगे, हाइपरटेंशन हो रहा है तो फिर हम हाइपरटेंशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो है वो सिम्टोमेटिक चलता है, मतलब जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है उसी के हिसाब से जो है वो हम मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो हम एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देके जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। एंड कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज,
ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। उसमें हम एंटी डायबिटिक या इंसुलिन जो है वो देके उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, लो प्रोटीन देंगे, सोडियम देंगे, पोटेशियम देंगे एंड फॉस्फेट देंगे। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में लो क्वांटिटी में जो है वो दी जाती है। ठीक है, इंक्रीज क्वांटिटी में हम क्या देंगे दोस्तों, कैल्शियम वगैरह देंगे। ठीक है, तो लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो जो है वो फॉस्फेट वगैरह जो है वो देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आयरन एंड इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट देंगे और इरिथ्रोपोइटिन देंगे। तो आपको पता है जो भी रीनल फेलियर का पेशेंट है उसमें आयरन को मेंटेन किया जाता है और इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है या क्रोनिक रीनल डिजीज का पेशेंट है, एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट है, तो हम उसमें जो है वो इंजेक्शन ईपीओ लगाते हैं। ठीक है, ईपीओ के नाम से आता है, इरिथ्रोपोइटिन की शॉर्ट फॉर्म होगी ईपीओ। ये इंजेक्शन जो है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है, 5000 इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है और 10,000 इंटरनेशनल यूनिट में भी जो है वो आता है। ठीक है, और ये इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस लगता है, सप्ताह के अंदर जो है वो एक लगता है, एक सप्ताह के अंदर जो है वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो एनीमिया से बचाने के लिए उसमें अंदर जो है वो इरिथ्रोपोइटिन के जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट, फोस्फेट बाइंडर एंड विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो देंगे। फोस्फेट को बाइंड करने वाले और विटामिन डी के जो है वो सप्लीमेंट देंगे एंड डायूरेटिक देंगे फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जिसे हमारे पास में लूप डायूरेटिक जैसे कि लेसिक्स। ठीक है, लेसिक्स आपने सुना होगा। ठीक है, या फ्रूसामाइड आपने सुना होगा। तो लूप डायूरेटिक जो हो देंगे, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड है। फ्लूइड ओवरलोड आपको बताइए, क्योंकि जीएफआर जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। जीएफआर डिक्रीज हो चुकी है तो सारा का सारा बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड भर चुका है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं दोस्तों डायूरेटिक देंगे। तो इस तरीके से हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो है उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, अगर मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट बचता है डायलिसिस। और आपने देखा भी होगा कि जो क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट है या एंड रीनल स्टेज के जो पेशेंट है उसके अंदर जो हो हम डायलिसिस करते हैं, यानी कि इसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यानी कि जो किडनी काम करती है उसी को जो है वो हम क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा जो है वो करवाया जाता है। और ऑलरेडी मैंने पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस की जो है वो क्लासें ले रखी है। ठीक है, हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है वो डालते हैं और फिल्टर के द्वारा जो है वो ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। तो ब्लड इज फिल्टर यूजिंग ए मशीन। ठीक है, मशीन के द्वारा उस ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी का जो है वो काम कौन करता है, हमारे पास में हीमोडायलिसिस करवाता है। और ये बेसिकली जो है वो सप्ताह में 3 दिन होता है, 3 दिन होता है सप्ताह में, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है डायलिसिस करवाते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास में पेरिटोनियल डायलिसिस, यूज फॉर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एट होम। ठीक है, अगर हीमोडायलिसिस पॉसिबल नहीं है, हालांकि जो हमारे पास में प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी अगर क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो सबसे पहले हम जो है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस पे लेंगे। जब पेरिटोनियल डायलिसिस फेल हो जाएगा तो फिर हम उसको हीमोडायलिसिस पे लेंगे। ठीक है, लेकिन आज का सब शॉर्टकट का जमाना है, डायरेक्ट डॉक्टर भी और अटेंडर भी चाहते हैं सीधे की सीधे जो है डायरेक्ट हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस फेल होने के बाद हम हीमोडायलिसिस पे जा सकते हैं, लेकिन हीमोडायलिसिस अगर फेल हो गया ना तो फिर पेरिटोनियल डायलिसिस पे कभी भी नहीं आ सकते। पेरिटोनियल डायलिसिस के जो हो बहुत एडवांटेज है कि इसको घर पे कर सकते हैं, लेस कंटामिनेटेड होता है, कॉस्ट भी जो है वो कम आती है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट के तरीके से जो है वो उसको कौन करे, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस दिन में 4 या 5 बार जो है वो करना पड़ता है, जबकि हीमोडायलिसिस जो है वो हम 2 दिन में 1 बार करवाते हैं। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस यही हमारे पास में जो है वो ऑप्शन बचते हैं। किसी को और डिटेल से पढ़ना, हालांकि हीमोडायलिसिस पे हमने अलग से एक क्लास बना रखी है और पेरिटोनियल डायलिसिस पे भी हमने अलग से एक क्लास बना रखी है, दोनों 1-1 घंटे की क्लास है, तो वहां पे आप जाके जो है वो देख सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। डायलिसिस हम कौन सी कंडीशन में करवाएंगे, तो आपने देखा होगा दोस्तों जब हम अंग्रेजी के अंदर जो है वर्ड पढ़ते हैं AEIOU, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो हम डायलिसिस करवाते हैं। ए फॉर एसिडोसिस, एसिडोसिस होगा तो हम डायलिसिस करवाएंगे। और ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई क्लाइंट क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों उसमें हमें जो है वो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और एसिडोसिस भी कौन सा दोस्तों, मेटाबॉलिक, नॉट रेस्पिरेटरी।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में E4 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, हाई पोटेशियम, पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको जो है वो रिड्यूस किया जाता है। आई, ठीक है, AEI, आई से मतलब हो गया इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इन द सेंस कोई भी ड्रग्स है या कोई भी टॉक्सिन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो हम डायलिसिस करवाते हैं। जैसे पॉइजनिंग की कंडीशन में कई बार हम डायलिसिस करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में O, AEIO। O होता है ओवरलोड ऑफ फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है फ्लूइड भर जाता है या हम कहें कि बहुत ज्यादा जो है वो एडिमा हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए उस कंडीशन में भी हम जो है वो डायलिसिस करवाते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में U, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया, यानी कि जो हमारे पास में बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास में एनसेफेलोपैथी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, पेरिकार्डिटाइटिस हो सकता है, क्लाइंट कोमा में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस करवाने के लिए हो गया हमारे उसमें AEIOU, A4 एसिडोसिस, E4 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, I4 इंटॉक्सिकेशन, O4 ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, U4 यूरेमिया। इस कंडीशन में हम डायलिसिस करवाते हैं। तो याद रह जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा जो है वो हमारे पास में इजी निमोनिक्स हो सकता है। कोई भी पूछे कि डायलिसिस हम कब करवाएंगे, कौन सी कंडीशन में करवाएंगे, तो इस कंडीशन में हम जो है वो डायलिसिस करवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज यहां पे एक और रह गई है हमारे पास में, सर्जिकल मैनेजमेंट। चलो ये तो हो गया हमारे पास में। लास्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एक ही चीज बचती है, दैट इज कॉल्ड रीनल ट्रांसप्लांटेशन। क्या बचता है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे और रीनल ट्रांसप्लांटेशन को भी ऑलरेडी हमने एक क्लास के अंदर जो है वो करवा रखा है। बुलेट सीरीज के अंदर ही हमने जो है वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास में हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डायलिसिस हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। और नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर में स्पेशली क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल साइन देखेंगे, स्पेशली बीपी एंड हार्ट रेट। ठीक है, बीपी देखेंगे और बीपी में जो हो बेसिकली क्या देते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन तो नहीं है, इस चीज को जो है वो हम देखेंगे। और हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज तो नहीं है, ये सारी कंडीशन जो है वो हम देखेंगे, हाइपरटेंशन और हार्ट रेट। ठीक है, जो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट आता है बिल्कुल दुबला पतला होता है, फिर भी उसका बीपी जो है वो दोस्तों 180 190 के समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का मतलब यहाँ पे इनटेक और आउटपुट। ठीक है, इनटेक और आउटपुट ये देखेंगे, कितना इनटेक हुआ कितना आउटपुट हुआ वो देखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में एक एक बूंद या एक एक गिलास का जो है वो मात्रा होती है। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। तो कितना पानी पीना है, कितना इंटेक लेना है, उसको स्ट्रिक्टली जो है वो चेक किया जाता है। तो इंटेक आउटपुट चार्ट जो है वो देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में डेली वेट। आपने अगर डायलिसिस यूनिट के अंदर काम किया है या क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट को आपने मैनेज किया है तो आपको सारी चीज पता होगी। डेली वेट करते हैं और उसके बाद में डायलिसिस से पहले हम चेक करते हैं कितना वेट हुआ, यानी कि बिफोर डायलिसिस भी जो है वो हम चेक करते हैं एंड आफ्टर डायलिसिस भी जो है वो हम वेट को जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, बिफोर डायलिसिस एंड आफ्टर डायलिसिस जो है वेट को चेक करते हैं, कितना जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट निकला उतना ही पानी जो है हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से पूछा था कि पिछली बार जब डायलिसिस हुआ, जैसे मंडे को डायलिसिस हुआ, तब तुम्हारा वजन कितना था, तो वो कहेगा कि मेरा वजन जो है वो 50 kg था। और फिर हम आज देखेंगे आज इसका वजन कितना है दोस्तों, तो आज हमारे पास में जो है वो 54 kg हो गया। तो हमारे पास में एक टारगेट आ गया कि इसके अंदर 4 किलो जो है, ठीक है, वो तो हमें फ्लूइड निकालना ही निकालना है। तो ये डायलिसिस टेक्नीशियन जो है फिक्स करके पहले से जो है वो निकालता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड ब्लड ग्लूकोज। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट में हम स्पेशली जो है वो देखते हैं दोस्तों पोटेशियम को, क्योंकि हाइपर कैलेमिया होता है, तो पोटेशियम लेवल जो है वो स्ट्रिक्टली देखा जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो देखा जाता है। ये हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग जो है वो ये सारी चीजें मॉनिटर रखेगी। क्या? वाइटल साइंस, हार्ट रेट, इनटेक आउटपुट, डेली वेट, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल, ये चीजें जो है वो नर्स जो है वो मॉनिटर रखेगी। उसके बाद आता है हमारे पास में एजुकेट, क्लाइंट को क्या क्या जो है वो एजुकेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो उसमें हम देते हैं दोस्तों डाइट रिस्ट्रिक्शन। डाइट रिस्ट्रिक्शन में हम देते हैं दोस्तों कि एक तो आपको वाटर जो है वो कम से कम लेना है, पानी जो है वो कम से कम लेना है, ऐसी चीजें नहीं लेनी है जिसके अंदर पोटेशियम हो। ठीक है, उनको अवॉइड करना है। पोटेशियम जैसे बनाना वाली चीजें, ये कैंड जूस, इनको जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। लो प्रोटीन का जो है वो सेवन करना है। ठीक है, तो ये डाइट का जो है वो हम इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फ्लूइड लिमिटेशन। ऑलरेडी हमने जो है बता दिया, फ्लूइड लिमिटेशन इन द सेंस वाटर का कंजप्शन जो है वो आपको कम से कम करना है, कम से कम जो है वो वाटर का जो है वो कंजप्शन करना है, पानी कम से कम पीना है। क्योंकि आप पानी पियोगे, किडनी काम नहीं कर रही है, वो सारा का सारा फ्लूइड में जाएगा और कंडीशन किस में जाएगी दोस्तों? ओवर फ्लूइड के अंदर जो है वो कंडीशन चली जाएगी, फ्लूइड जो है वो ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है मेडिकेशन एडिहेरेंस। जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लेंगे, बिना छोड़े जो है वो सारी मेडिकेशन लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। जैसे मैंने आपको बताया था NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, NSAID ड्रग्स है, वो आप जो है वो लोगे, यानी कि अवॉइड करोगे किसको? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को। जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है उन सबको जो है वो अवॉइड करोगे। तो ये क्लाइंट को जो है वो आपको एडुकेट करना है, पढ़ाना है, ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्या क्या केयर जो है वो उसको प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्किन केयर। स्किन केयर क्यों हो दोस्तों? क्योंकि रिड्यूस ईचिंग होती है, तो कोकोनट ऑयल को जो है वो लगाने के लिए बोला था। ईचिंग क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि हमारे पास में यूरिया, ठीक है, यूरिया जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो यूरिया बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिया या यूरिक एसिड या जिसको हम कहें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास में पूरी बॉडी में एचिंग होगी। नेक्स्ट हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट। दोस्तों किडनी फेलियर हो चुका है तो आदमी हमेशा से जो है वो टेंशन में होता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो उसको दिखने लग जाती है, तो उसमें हम साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट देंगे। और लास्ट आ जाता है प्रिपेयर फॉर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जब डायलिसिस हो गया या तो उसको डायलिसिस के लिए तैयार करेंगे, और अगर डायलिसिस भी करवा करवा के पूरा थक चुका है तो फिर हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो हो उसको प्रिपेयर करेंगे। उसमें कोई भी क्लाइंट, उसके फादर, मदर, भाई, बहन, वाइफ, कोई भी जो है वो किडनी देने के लिए तैयार है तो फिर हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जो है वो तैयारी करेंगे। पहले तो हम डायलिसिस के लिए देखेंगे, डायलिसिस कर रहे हैं, चल रहा है, जब तक चल रहा है, लेकिन अगर फिर डायलिसिस भी जो है वो हमारे पास में फेल हो जाता है तो फिर हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है वो करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। आई होप क्लास थोड़ी सी जो है वो बड़ी हो गई है, लेकिन बड़ी छोटी क्लास से जो है वो हमारे पास में मतलब नहीं है। हमारे पास में जो है वो बेसिक मतलब है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें कितना बेनिफिशियल है, कितने अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में काम आ रही है, उसका यूज कितना है, वो जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आज हमने स्टडी की क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा था वो स्टेज के बारे में पूछा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको स्टेज कंप्लीट करवाए। देन उसके बाद मैंने जो है वो एटियोलॉजी, देन रिस्क फैक्टर, देन उसके बाद साइंस सिम्टम्स, देन उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, देन उसके बाद डायलिसिस, देन सर्जिकल मैनेजमेंट, और लास्ट हमने जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, किन कंडीशन में हम डायलिसिस करवा सकते हैं, उसकी न्यूमोनिक्स देखा। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।